प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा प्राकल्पना या उपकल्पना, हाइपोथेसिस। प्यारे बच्चों, आज हम प्राकल्पना से अभिप्राय, विशेषताएं, इसके स्रोत, इसके प्रकार एवं महत्व की चर्चा भी करेंगे। शोध विषय के बारे में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात शोधकर्ता अपने दिमाग में एक ऐसा सिद्धांत बना लेता है जिसके बारे में वह कल्पना करता है कि यह सिद्धांत शायद उसके अनुसंधान का आधार सिद्ध हो सकता है। ऐसे काल्पनिक निष्कर्ष को वह अंतिम मानकर नहीं चलता, उसकी प्रामाणिकता अपने अनुभव तथा वास्तविक तथ्यों द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसा कि जॉर्ज कैसवेल कहते हैं, उपकल्पना अध्ययन विषय से संबद्ध अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष है। लुनबर्ग के अनुसार उपकल्पना एक सामयिक तथा काम चलाऊ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष रहता है। अपने बिल्कुल प्रारंभिक चरणों में उपकल्पना कोई मनगढ़ंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाता है। गुडे तथा हॉट कहते हैं, उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। इस तरह एक उपकल्पना अवलोकन किए गए तथ्यों अथवा दिशाओं का विवेचन करने तथा अध्ययन को आगे मार्गदर्शित करने के लिए निर्मित तथा अस्थायी रूप में ग्रहण की गई बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना अथवा निष्कर्ष होता है। उपकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होता है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है। जहां तक उपकल्पना की विशेषताओं का प्रश्न है, उपकल्पना एक पूर्व विचार, प्राथमिक कल्पना, अमूर्तीकरण, निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण होता है जो सामाजिक तथ्यों की खोज करने तथा उनके विषय में विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। इस आधार पर इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा की जा सकती है, जैसे यह मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है, इसके बिना अनुसंधानकर्ता विषय से कोसों दूर भटक जाएगा, यह तथ्यों पर आधारित अस्थायी हल है, उपकल्पना का स्पष्ट होना आवश्यक है, विशिष्टता इसका एक बड़ा लक्षण है, यह अध्ययन विषय के किसी विशेष पहलू से संबंधित होनी चाहिए, अन्यथा सत्यता की जांच करना मुश्किल हो जाएगा। उपलब्ध पद्धतियां साधनों से संबंधित होनी चाहिए,
जैसा कि गुडे तथा हॉट का मत है कि जो सिद्धांत शास्त्री यह भी नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी पद्धतियां उपलब्ध हैं, वह व्यावहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। उपकल्पना प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में व्यक्त नहीं होती, उसमें प्रयोग सिद्धता का गुण होना चाहिए। यह समस्या के प्रमुख सिद्धांत से घनिष्ठ रूप में संबंधित होनी चाहिए। उपकल्पना पूर्व निर्मित सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। उचित उपकल्पना द्वारा इकट्ठे किए जाने वाले तथ्य उपयोगी होते हैं। उपकल्पना के सामान्यतः दो प्रकार के स्रोत होते हैं। व्यक्तिगत स्रोत इंडिविजुअल सोर्स, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं की विचारधारा, कल्पना, मनोभावना, दृष्टिकोण आदि आते हैं। दूसरा बाह्य स्रोत एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें दर्शन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, साहित्य, काल्पनिक विचार आते हैं, जिनका संबंध मनुष्य और उसके विभिन्न पहलुओं से है। गुडे तथा हॉट के अनुसार उपकल्पना निर्माण के कुछ प्रमुख स्रोत माने गए हैं, जैसे सामान्य संस्कृति उपकल्पना निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करती है। संस्कृति समाज में रहने वाले लोगों के विचार तथा दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव डालती है। दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत। कई उपकल्पनाओं के स्रोत स्वयं विज्ञान में पाए जाते हैं। विज्ञान में अनेक विषयों से संबंधित सामान्यीकरण प्रचलित होते हैं, जिन्हें उपकल्पना का स्रोत माना जा सकता है। कभी कभी समरूपताएं उपकल्पना के निर्माण में सहयोग प्रदान करती हैं। ये समरूपताएं मनुष्य और पशु में भी देखी जा सकती हैं। अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव उपकल्पना के निर्माण का स्रोत बन जाता है। यह उसके समस्या के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से मनुष्य को व्यक्तिगत अनुभव होता है और उससे सीखकर वह संबंधित अध्ययन की उपकल्पना के निर्माण में उसका उपयोग करता है। प्यारे बच्चों, समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसा कि गुडे और हॉट ने इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटा है। अनुभवात्मक समताओं से संबंधित ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती है। दूसरा, जटिल आदर्श प्ररूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। इस तरह की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है।
चूंकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। एक अन्य प्रकार है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, आधुनिक विज्ञानों में उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। मैक्स वेबर का मत है कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। उपकल्पना का महत्व इस तरह बताया जा सकता है कि यह अध्ययन में निश्चितता स्थापित करती है। इससे अध्ययनकर्ता को पता चलता है कि उसे क्या, कितना और किन तथ्यों का अध्ययन संकलन करना है। उपकल्पना अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है, जिससे उसका ध्यान प्रमुख विषय पर ही केंद्रित होता है। उपकल्पना एक ऐसा मापदंड स्थापित करती है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन का उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो अध्ययनकर्ता को सामग्री संकलित करने में कठिनाई नहीं रहती। उपकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर ही केंद्रित करती है। उपकल्पना प्रासंगिक तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। यह निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है। सिद्धांतों के निर्माण में भी यह सहायक है। यह तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह कहा जा सकता है कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक प्रकार से निरुद्देश्य, विचारहीन भटकता है। ये सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।